नमस्कार। आज हम ग्रैंट कार्डोन की किताब 10x रूल्स से जो विचार और रणनीतियां मिलती हैं उन पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, यह हमारा मकसद है इस किताब के जरिए सफलता के लिए बताए गए मुख्य सिद्धांतों को समझना और परखना। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब एक बेहद मजबूत दावा करती है कि एक खास किस्म की सोच और जबरदस्त एक्शन लेवल के जरिए कोई भी गारंटीड सफलता पा सकता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये 10 गुना नियम या 10x रूल ये है क्या चीज? हाँ, चलिए इसी से शुरू करते हैं। किताब के मुताबिक ये 10 गुना नियम आखिर कहता क्या है? सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ? अपने लक्ष्य सामान्य से 10 गुना बड़े रखो और फिर उन्हें पाने के लिए जितना एक्शन जरूरी लगता है उससे 10 गुना ज्यादा एक्शन लो। यही है? सही कहा, बिल्कुल। और ये सिर्फ आप जानते हैं काम या पैसे तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। लेखक का मानना है कि ये सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, मतलब हर जगह। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये नियम किसी खास प्रतिभा या अच्छी किस्मत या कोई बहुत शानदार पढ़ाई लिखाई पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, तो फिर किस पर निर्भर करता है? किताब का तर्क है कि ये पूरी तरह एक अनुशासन है, एक आदत है जिसे कोई भी अपना सकता है। एक अनुशासन? हाँ, ये उस आम गलती को सीधे तौर पर एड्रेस करता है जहाँ लोग न सिर्फ अपने लक्ष्य छोटे रखते हैं बल्कि उन तक पहुँचने के लिए जो जरूरी मेहनत है ना, उसका भी बहुत कम अंदाजा लगाते हैं। मतलब हम अक्सर कम आंकते हैं अपने सपनों को भी और उन्हें पाने के लिए लगने वाली मशक्कत को। बिल्कुल। और लेखक का दावा है कि इस 10x नियम को अपनाने से डर या वो टालमटोल करने की आदत होती है ना, हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ, असुरक्षा की भावना, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसके बजाय जीवन में एक नई ऊर्जा और एक मजबूत मकसद वो महसूस होता है। इस किताब में सफलता की परिभाषा भी थोड़ी अलग सी लगी। ये सिर्फ मंजिल पा लेना नहीं है, है ना? वो एक उदाहरण दिया गया लॉन की घास काटने का। हाँ, वो उदाहरण काफी सटीक है। देखिए, आप एक बार लॉन की घास काटकर सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे मेंटेन नहीं करेंगे, तो घास फिर से उगाएगी और आपका लॉन पहले जैसा नहीं रहेगा। सही बात है। तो असली सफलता उस नतीजे को हासिल करने और फिर उसे लगातार बनाए रखने में है। ये एक बार की जीत नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। मतलब वो वजन घटाने वाले उदाहरण की तरह समझें कि 10 किलो घटाकर अगर 12 किलो वापस बढ़ा लिए तो आप सफल नहीं माने जाएंगे। बिल्कुल। सफलता मतलब नतीजे पाना और उन्हें कायम रखना। एकदम सही। और इससे भी आगे बढ़कर किताब सफलता को सिर्फ एक चाहत या कह लीजिए विकल्प नहीं मानती, बल्कि एक कर्तव्य बताती है, एक जिम्मेदारी, इत्वो की तरह देखना चाहिए। हाँ। ये सोच अध्याय 6 में बताए गए 100% जिम्मेदारी लेने के विचार से सीधे जुड़ती है। अच्छा, वो 100% वाला? हाँ, मतलब अपनी परिस्थितियों के लिए किसी और को दोष देना बंद करना, वो पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलना और ये मानना कि आप ही अपने जीवन के अच्छे और बुरे हर तरह के नतीजों के लिए जिम्मेदार हैं, आप ही उनके स्रोत हैं। ये मानना कि सब कुछ हमारी वजह से है, अच्छा भी और बुरा भी, ये तो हिम्मत की बात है। और लेखक के अनुसार यही सोच फिर उस बड़े पैमाने पर एक्शन के लिए जरूरी ईंधन बनती है जिसकी बात किताब बार बार करती है। अच्छा। जब आप खुद को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं तो आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, एक्शन लेना ही पड़ता है। तो चलिए इसी बड़े पैमाने पर एक्शन पर आते हैं। किताब में औसत यानी एवरेज एक्शन की तुलना इस बड़े पैमाने या मैसिव एक्शन से की गई है और कहा गया है कि औसत एक्शन लेना असल में फेल होने का नुस्खा है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है क्योंकि हम अक्सर संतुलित या औसत रहने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ, ये पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है। किताब का तर्क है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में औसत सोच और औसत एक्शन खतरनाक है। खतरनाक? हाँ, जो लोग या कंपनियां सिर्फ औसत स्तर पर काम करती हैं, वे पिछड़ रही हैं। औसत प्रयास अक्सर लक्ष्यों और जरूरी मेहनत को, जैसा हमने कहा, कम आंकने का नतीजा होता है और ये धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि या कंप्लेसेंसी की ओर ले जाता है, जहां इंसान कोशिश करना ही बंद कर देता है। तो फिर ये बड़े पैमाने पर एक्शन है क्या? इसे एक कार्रवाई की चौथी डिग्री कहा गया है। हाँ, एक्शन के 4 लेवल बताए गए हैं किताब में। पहला है कुछ न करना। ओके। दूसरा है पीछे हटना, मतलब रिट्रीट करना। तीसरा है सामान्य या औसत एक्शन लेना
जो ज्यादातर लोग करते हैं शायद। और चौथा वो है बड़े पैमाने पर एक्शन लेना, मैसिव एक्शन। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक इसे बच्चों की तरह एक स्वाभाविक स्थिति मानता है। बच्चों की तरह कैसे? बच्चे आप देखिए बिना थके लगातार एक्शन में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं जब तक उन्हें रोका ना जाए। उनमें वो डिफॉल्ट सेटिंग होती है। सही कहा। इसमें लेखक ने अपना निजी अनुभव भी बताया है ना? कैसे वो एक समय बिल्कुल दिशाहीन थे। बिल्कुल। वो बताते हैं कि कैसे 25 साल की उम्र तक वो नशे और दिशाहीनता में डूबे थे। कोई लक्ष्य नहीं था। फिर उन्होंने जिम्मेदारी ली, सेल्स में करियर बनाने का फैसला किया और मैसिव एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे? क्या किया उन्होंने? जैसे वो एक दिन में 40 से ज्यादा कंपनियों को कोल्ड कॉल करने लगे, बिना रुके, लगातार। ये उस औसत सेल्स पर्सन से कहीं ज्यादा था। दिन में 40 से ज्यादा कोल्ड कॉल्स, ये तो जबरदस्त मेहनत है। किताब में ये भी लिखा है कि इस तरह का एक्शन नई तरह की समस्याएं पैदा करता है और लेखक इसे एक अच्छा संकेत मानता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है पहली बार में, लेकिन तर्क ये है कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर एक्शन लेते हैं तो आप भीड़ से अलग दिखते हैं, आप पर ध्यान जाता है। अच्छा। आप इतने सक्रिय होते हैं कि नई चुनौतियां और समस्याएं सामने आने लगती हैं, जैसे ज्यादा क्लाइंट्स को संभालना, ज्यादा डिमांड पूरी करना। लेकिन ये समस्याएं इस बात का सबूत हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रगति कर रहे हैं। ओके। औसत एक्शन आपको गुमनामी में रखता है, बड़े पैमाने पर एक्शन आपको सबसे अलग खड़ा करता है, उस शोर से ऊपर उठाता है। तो ये सिर्फ करते जाने की बात नहीं है, इसके पीछे खास मानसिकता भी है। किताब रोजाना बहुत बड़े, लगभग अवास्तविक लगने वाले लक्ष्य, मतलब 10x लक्ष्य तय करने और उन्हें लिखने पर जोर देती है। इतने बड़े लक्ष्य क्यों? इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। पहला, इतने बड़े लक्ष्य आपका ध्यान और ऊर्जा बनाए रखते हैं। जो छोटे यथार्थवादी लक्ष्य होते हैं ना, वो आसानी से अपना आकर्षण खो देते हैं, खासकर जब थोड़ी मुश्किल आती है। बड़े लक्ष्य आपको लगातार प्रेरित करते हैं, आपको सुबह बिस्तर से उठने की एक बड़ी वजह देते हैं। और दूसरा कारण? दूसरा, ये आपको छोटी मोटी असफलताओं या कमियों से निराश होने से बचाते हैं। आप सोचिए, अगर आपका लक्ष्य सामान्य से 10 गुना बड़ा है और आप सिर्फ उसका 10वां हिस्सा भी हासिल करते हैं, तो भी आप एक सामान्य लक्ष्य रखने वाले से ज्यादा पालेंगे। ये आपको बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। लेकिन इतने बड़े लक्ष्यों के साथ तो डर भी बहुत बड़ा आता होगा। किताब डर से निपटने के बारे में क्या कहती है? क्या डर को दबा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्याय 16 में डर को एक अहम संकेतक बताया गया है। लेखक का मानना है कि डर लगना इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। और डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है तुरंत एक्शन लेना। तुरंत एक्शन? हाँ, जिस चीज से डर लगे वही काम सबसे पहले करें। डर को सोचने या बढ़ने का मौका ही न दे। मतलब डर को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें, पीछे हटने के बहाने की तरह नहीं। बिल्कुल। डर को भूखा रखने का तरीका है एक्शन। जैसे ही आप उस काम को करना शुरू करते हैं जिससे डर लग रहा था, डर अपने आप कम होने लगता है। ये जुनून या ऑब्सेशन वाले अध्याय से भी जुड़ता है, अध्याय 12। हाँ, जुनून। किताब जुनून को कोई बीमारी नहीं बल्कि एक तोहफा मानती है। जुनून को तोहफा? आमतौर पर तो इसे थोड़ा नकारात्मक माना जाता है। हाँ, माना जाता है, लेकिन लेखक का तर्क है कि किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता बिना जुनून के मुमकिन ही नहीं है। किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित और केंद्रित होना, यही जुनून आपको वो बड़े पैमाने पर एक्शन लेने और डर का सामना करने की ताकत देता है। इसे सकारात्मक रूप से देखना जरूरी है। शिमोन पेरेस का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा। जो 87 साल की उम्र में भी अपने मिशन को लेकर इतने जुनूनी थे कि उनमें गजब की ऊर्जा थी। सही। किताब में सफल लोगों के कुछ खास लक्षण भी बताए गए हैं जो इस 10x सोच का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ पर बात करते हैं। एक लक्षण है, पहले प्रतिबद्ध हों, बाद में तरीका निकालें। ये सुनने में थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? आमतौर पर तो हम पहले पूरी प्लानिंग करते हैं फिर काम शुरू करते हैं। ये वाकई पारंपरिक सोच से अलग है। विचार ये है कि अक्सर लोग पूरी योजना बनने या सारे जवाब मिलने का इंतजार करते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। लेखक का मानना है कि जब आप किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते और समाधान खोजने लगता है। प्रतिबद्धता आपकी रचनात्मकता को एक तरह से जगाती है। अच्छा। आप कैसे होगा ये सोचने के बजाय इसे कैसे करना है ये ढूंढने लगते हैं। दिलचस्प। एक और लक्षण है, असहज रहें।
इसका क्या मतलब है? मतलब जानबूझकर मुश्किल में पड़ना? तभी होता है जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपको थोड़ी असहज या चुनौतीपूर्ण लगती हैं। ओके। जो लोग हमेशा आराम और परिचित माहौल खोजते हैं वे वहीं रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। सफल लोग जानबूझकर खुद को ऐसी स्थितियों में डालते हैं जहां उन्हें थोड़ा खिंचाव महसूस हो, क्योंकि वहीं तरक्की का मौका छिपा होता है। और रिश्तों के मामले में ऊपर पहुंचे, मतलब रीच अप का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो आपसे बेहतर है, चाहे वो ज्ञान में हो, सफलता में या सोच में। ऐसे लोग आपको चुनौती देते हैं, आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपके बराबर या आपसे कमतर है तो आपका विकास रुक सकता है। सही। किताब में उदाहरण है कि एक ब्लैक बेल्ट कराटे मास्टर व्हाइट बेल्ट से लड़कर बेहतर नहीं बनता, उसे अपने स्तर या उससे ऊपर के लोगों के साथ अभ्यास करना होता है। ये बात समझ आती है। विस्तार पर भी काफी जोर दिया गया है, खासकर तब जब बाकी लोग पीछे हट रहे हों। अध्याय 14 में मंदी के दौरान लेखक के विस्तार करने का किस्सा काफी प्रभावशाली है। हाँ, वो एक बहुत मजबूत उदाहरण है। 2008-9 की आर्थिक मंदी के दौरान जब ज्यादातर कंपनियां डर कर अपने खर्चे घटा रही थीं, कर्मचारियों को निकाल रही थी, मतलब पीछे हट रही थी। हाँ बिल्कुल। ग्रांट कार्डोन ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने अपनी कंपनियों में विज्ञापन, मार्केटिंग, कंटेंट बनाने पर पहले से कहीं ज्यादा निवेश किया। अपनी टीम से भी 10 गुना ज्यादा प्रयास करने को कहा। ज्यादा फोन कॉल, ज्यादा ईमेल, ज्यादा सोशल मीडिया, हर तरफ। और नतीजा क्या हुआ उसका? नतीजा ये हुआ कि जब बाजार धीरे धीरे सुधरा तो उनकी कंपनियां न सिर्फ टिकी रहीं, बल्कि पहले से कई ज्यादा मजबूत और बड़ी बनकर उभरी, क्योंकि बाकी प्रतिस्पर्धी कमजोर हो चुके थे या मैदान छोड़ चुके थे। वाह। संदेश साफ है, मुश्किल समय में सिकुड़ने के बजाय उसे विस्तार करने के मौके की तरह देखें। ये वाकई एक आक्रामक रणनीति है और ये शायद सर्वव्यापकता, मतलब ओमनी प्रेजेंस के लक्ष्य से भी जुड़ता है, जिसका जिक्र अध्याय 20 में है, हर जगह मौजूद होना। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, सर्वव्यापकता का मतलब है कि आपका नाम, आपका ब्रांड, आपकी कंपनी लोगों के दिमाग में हर जगह, हर समय छाई रहे। जब कोई आपके क्षेत्र के बारे में सोचे तो सबसे पहले आपका नाम दिमाग में आए। और ये हासिल करने के लिए लगातार अथक रूप से कई अलग अलग चैनलों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। जैसे लेखक ने खुद किया, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए शायद। हाँ, किताब में बताया गया है कि कैसे उन्होंने खुद 18 महीनों में 700 से ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोस बनाए, 600 रेडियो इंटरव्यूज दिए, हजारों ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया अपडेट लिखे, मतलब अनगिनत। मकसद सिर्फ मुकाबला करना नहीं, बल्कि अपने स्टेज में पूरी तरह से हावी होना है। इतना दिखना, इतना सुना जाना कि लोग आपको नजरअंदाज ही ना कर सकें। तो इन सब बातों को समेटें तो इन स्रोतों से मुख्य संदेश क्या निकलता है? इसका निचोड़ क्या आखिर में? निचोड़ ये लगता है, सबसे पहले तो औसत, सामान्य या यथार्थवादी सोच के दायरे को तोड़कर बाहर निकलें। अपने लक्ष्य और उन लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी प्रयासों की कल्पना को कम से कम 10 गुना बढ़ाएं। फिर उस कल्पना को हकीकत बनाने के लिए असाधारण स्तर का लगातार बिना रुके एक्शन लें। ठीक है। औसत दर्जे को पूरी तरह अस्वीकार करें, अपने जीवन और उसके नतीजों की 100% जिम्मेदारी लें और डर को रुकने का संकेत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए एक जरूरी ईंधन समझें। ये वाकई एक बहुत ही ज्यादा मांग करने वाला दर्शन है। ये उन सभी सलाहों के खिलाफ जाता है जो हमें अक्सर मिलती हैं। धीरे चलो, सुरक्षित खेलो, छोटे कदम लो, है ना, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई वाकई इतने ऊंचे गियर में लगातार चल सकता है? ये सवाल बिल्कुल जायज है और शायद कई लोगों के मन में आएगा। किताब का तर्क ये है कि शुरुआत में जरूर बहुत ज्यादा ऊर्जा और मेहनत लगती है। ये बेहद थकाने वाला हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पर एक्शन लेकर बड़ी सफलता हासिल करना शुरू करते हैं तो वो सफलता खुद ही एक मोमेंटम, एक गति पैदा करती है, सफलता और सफलता को खींचती है। अच्छा। साथ ही वो बड़ा लक्ष्य और जुनून आपको लगातार चलाते रहने में मदद करते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं बताया गया है, लेकिन लेखक का दावा है कि असाधारण सफलता पाने का यही एकमात्र गारंटीड रास्ता है। तो जीवन का वो कौन सा एक क्षेत्र हो सकता है जहां औसत से समझौता करना किसी की वास्तविक क्षमता को रोक रहा हो, और उस एक क्षेत्र में
इस 10x एक्शन सिद्धांत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी लागू करना कैसा देख सकता है? क्या बदलाव आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। ग्रैंड कार्डोन की 10x रूल के इन विचारों पर हमारी ये बातचीत यहीं समाप्त होती है।